नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत पांचाल आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नवोदय क्लासेस पर। दोस्तों, हम लेकर आए हैं आपके लिए साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का पार्ट नंबर 3। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको पर्यावरण का आतंक कहा जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने, रैप्लेसिया, यूकेलिप्टस, आंवला या फिर बरगद। चार ऑप्शन है आपके सामने, आप अपना आंसर टिक कर लीजिए। तो दोस्तों, जो पर्यावरण का आतंक है वो यूकेलिप्टस को कहा जाता है। ये जो रैप्लेसिया है, इसका फूल जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा फूल है। ये क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में, पूछा गया है सीधे, विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रैप्लेसिया। ये दोस्तों यूकेलिप्टस का पेड़ है, आपको दिख रहा है। दोस्तों, ये जितना ऊपर जाता है, इसकी जो जड़ें हैं वो उतना ही जमीन में नीचे की ओर जाती हैं। तो जब जो इसकी जड़ें जमीन में बहुत अधिक नीचे तक जाती हैं तो जमीन का जितना भी वाटर होता है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेता है और इसके आसपास जो है वो पानी की कमी हो जाती है। इस वजह से यूकेलिप्टस को पर्यावरण का आतंक कहा जाता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, मानव त्वचा का रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन है आपके सामने, लाइकोपीन, कैरोटीन, मेलानिन या फिर टायलिन। चार ऑप्शन, आप अपना आंसर टिक कर लीजिए। तो दोस्तों, मानव शरीर में एक प्रोटीन पाया जाता है मेलानिन। इसी प्रोटीन के कारण मानव त्वचा का जो है विभिन्न प्रकार का कलर होता है। किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का व्हाइट होता है। और जो लाइकोपीन प्रोटीन है ये आपके टमाटर में पाया जाता है। इसी वजह से टमाटर का रंग लाल होता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। टायलिन मानव की लार में पाया जाता है एंजाइम। ये जो है स्टार्च के पाचन के लिए उपयोगी है। तो इन फैक्टों को आप याद कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? चार ऑप्शन है आपके सामने, यकृत, अग्न्याशय, थायराइड या फिर पीयूष ग्रंथि। आप अपना आंसर टिक कर लीजिए। तो दोस्तों, जो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है वो पीयूष ग्रंथि है। इसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं। और ये ग्रंथि जो है हार्मोन्स का स्रावण करती है। ये समस्त ग्रंथियों का नियंत्रण करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। आपको चित्र दिखाई दे रहा हूं मैं पीयूष ग्रंथि का। ये आपको जो मटर जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है ये पीयूष ग्रंथि है, मस्तिष्क में पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन एसी धारा को डीसी धारा में व डीसी धारा को एसी धारा में परिवर्तित करता है? चार ऑप्शन है आपके सामने, एसी मोटर, डीसी मोटर, विद्युत बैटरी या फिर रेक्टिफायर। आप अपना आंसर टिक कर लीजिए। तो दोस्तों, जो एसी धारा को डीसी में और डीसी धारा को एसी धारा में कन्वर्ट करता है वो रेक्टिफायर करता है। इसे आमतौर पर इन्वर्टर भी बोलते हैं। आपके घरों में रखा भी होगा, आपने देखा होगा कि जो आपके घरों में विद्युत आती है वो एसी करंट आता है और एसी करंट को रेक्टिफायर डीसी में बदलकर बैटरी में संचित कर देता है। और बैटरी जो है वो डीसी करंट पर चलती है। बैटरी से जो डीसी करंट प्राप्त होता है, रेक्टिफायर इसको फिर से एसी करंट में परिवर्तित कर देता है। ये दोस्तों रेक्टिफायर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने, किसान बारिश के बाद खेतों को जोत देते हैं क्यों? आपने देखा भी होगा, हम सभी किसान के पुत्र हैं। तो चार ऑप्शन है आपके सामने, बाष्पीकरण कम करने के लिए, बाष्पीकरण अधिक करने के लिए, खेतों का घनत्व बढ़ाने के लिए या खेत का घनत्व कम करने के लिए। चलिए बताइए, चार ऑप्शन, आप अपना आंसर टिक कर लीजिए। तो दोस्तों, जब भी बारिश होती है तो आपने देखा होगा कि खेतों में छोटे छोटे आकार की पतली पतली नलियां बन जाती हैं, केस नली टाइप की। इससे क्या होता है, जो जमीन का पानी होता है ये ऊपर की ओर चढ़ के खेत की सतह पर आ जाता है और सूर्य की गर्मी को पाकर वाष्पीकृत हो जाता है। इस वजह से खेत में पानी की कमी हो जाती है। परंतु जब खेत को जोत दिया जाता है तो ये केस नलियां
टूट जाती हैं और जो ज़मीन के अंदर का पानी होता है वो वाष्पीकृत नहीं हो पाता है, तो जो मृदा होती है खेत की उसमें पानी की कमी नहीं होती है। यही कारण है कि जो किसान होते हैं वो बारिश के बाद अपने खेतों को जोत देते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, वाष्पीकरण की दर को कम करने के लिए, इसी वजह से खेतों को जोता जाता है। मैंने आपको डिफाइन भी कर दिया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। छठवां क्वेश्चन आपके सामने, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने छठवें क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? 4 ऑप्शन आपके सामने, दूरी का, समय का, ताप का या फिर दाब का। आप अपना आंसर टिक कर लीजिए। दोस्तों ये हमारी पृथ्वी है और ये सूर्य है। तो दोस्तों ये जो प्रकाश वर्ष है ये दूरी का मात्रक है। प्रकाश के द्वारा जो एक वर्ष में दूरी तय की जाती है उसको एक प्रकाश वर्ष बोला जाता है और ये होती है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 किलोमीटर। ये आपका एक प्रकाश वर्ष या एक लाइट ईयर होता है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। दोस्तों हो सकता है ब्लैक कलर की वजह से आपको दिख ना रहा हो, तो यहाँ मैं लिखे दे रहा हूँ। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 किलोमीटर। ये दूरी है प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। समय का मात्रक आपको पता ही होगा, सेकेंड है, ताप का केल्विन है और दाब का मात्रक पास्कल है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने, लाउड स्पीकर परिवर्तित करता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, और 4th ऑप्शन ध्वनि ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। ये लाउड स्पीकर का चित्र है, आप अपना आंसर टिक कर लीजिए। तो दोस्तों जो लाउड स्पीकर है वो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इससे पहले विद्युत सिग्नल्स दिए जाते हैं, ये विद्युत सिग्नल्स को ध्वनि सिग्नल्स में चेंज कर देता है और जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है वो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब करता है। बल्ब की खोज एडिसन ने की थी। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन चेंज करता है। मोबाइल में आपका लगा भी होता है माइक्रोफोन जिसमें वॉइस जाती है। और ध्वनि ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में डायरेक्ट चेंज करने वाला ऑब्जेक्ट अभी तक बना नहीं है। हाँ ये बात अलग है कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, एक समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने, ऊतक, अंगतंत्र, अंग या फिर कोशिकीय संरचना। आप अपना आंसर टिक कर लीजिए। एक समान कार्य करने वाली कोशिकाएं। तो दोस्तों एक समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ये आपको कोशिकाएं दिख रही होंगी। जब ये एक जैसी और एक ही समान कार्य करने वाली कोशिकाएं आपस में मिल जाती हैं तो वो ऊतक का निर्माण करती हैं, और जब बहुत सारे ऊतक मिल जाते हैं तो वो अंग का निर्माण करते हैं, और जब बहुत सारे अंग मिल जाते हैं तो वो अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, और अंग तंत्र से ही मिलकर हमारा शरीर बना होता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन आपके सामने, डीएनए का पूरा नाम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। डीऑक्सी राइबोज अम्ल, डबल राइबोज अम्ल या डॉट रेनो अम्ल। ये दोस्तों डीएनए की द्विगुणित संरचना है। इसे वाटसन एवं क्रिक ने बनाया था। तो दोस्तों डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। आरएनए का भी फुल फॉर्म पूछ लेता है कभी कभी एग्जामिनर। तो आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। दोस्तों ये जो डीएनए की द्विगुणित संरचना है
इसके लिए वाटसन एवं क्रिक को नोबेल पुरस्कार भी मिला है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ। टेंथ क्वेश्चन आपके सामने, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है एवं द्रव्यमान 36 है, तो उस परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? चार ऑप्शन आपके सामने, 16, 17, 18 या फिर 19। ये परमाणु संरचना बनी हुई है, आप अपना आंसर टिक कर लीजिए। तो दोस्तों जितना परमाणु का परमाणु क्रमांक होता है उस परमाणु में उतने ही संख्या में प्रोटॉन और उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितना परमाणु क्रमांक उतने ही प्रोटॉन और उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ क्रमांक कितना है? 17। तो 17 प्रोटॉन हो जाएंगे और 17 ही इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और जो दोस्तों परमाणु भार होता है या द्रव्यमान होता है, वो द्रव्यमान बराबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इनकी संख्या का योग होता है। तो न्यूट्रॉन कितने हैं ये अभी हमको ज्ञात करना है। परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान कितना दिया है? 36। न्यूट्रॉन कितने हैं ये हमें ज्ञात करना है। और प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 17। तो यहां से न्यूट्रॉन की संख्या निकल आएगी 36 माइनस 17, तो आपका 19 आंसर हो जाएगा। तो 36 द्रव्यमान वाले परमाणु में जिसका परमाणु क्रमांक 17 है उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? ऑप्शन डी 19। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11th क्वेश्चन आपके सामने, गुब्बारों को उड़ाने के काम आने वाली गैस कौन सी है? चार ऑप्शन आपके सामने, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। ये गुब्बारे भरे हुए हैं गैसों से। तो दोस्तों आप अपना आंसर टिक कर लीजिए। दोस्तों जो गुब्बारों को उड़ाने के काम आने वाली गैस होती है वो हीलियम होती है। हीलियम गैस जो है वो हवा से थोड़ी सी हल्की होती है, जिस कारण हीलियम गैस पर वायु का उत्क्षेप बल लगता है और ये ऊपर की तरफ भागते हैं, इसलिए गुब्बारों में हीलियम गैस भरी होती है। जब इनमें हीलियम गैस भर देते हैं और इनको छोड़ते हैं तो वायु का उत्क्षेप बल इन पर ऊपर की ओर कार्य करता है और ये ऊपर चलने लगते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए, किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? चार ऑप्शन आपके लिए, अरस्तु, हिप्पोक्रेटस, ग्रेगर मेंडल या जॉन नेपियर। तो बताइए दोस्तों आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों जो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं इन्हें आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है और ये ऑस्ट्रिया देश के निवासी थे। और साथ ही ये भी पूछ लिया जाता है कि इन्होंने किस पौधे पर प्रयोग किया था। तो दोस्तों इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। अरस्तु को आप जानते ही हैं, इन्हें जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा का पिता कहा जाता है, चिकित्सक शास्त्र का पिता। जो भी डॉक्टर बनते हैं वो इन्हीं की शपथ लेते हैं। जॉन नेपियर ने कैलकुलेटर की खोज की थी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये ग्रेगर जॉन मेंडल की तस्वीर है। 14वां क्वेश्चन आपके लिए, किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चार ऑप्शन आपके सामने, अरस्तु, जगदीश चंद्र बोस, मेल्विन केल्विन या फिर फंक। ये उन्हीं महान वैज्ञानिक की तस्वीर है, आप अपना आंसर टिक कर लीजिए। और प्रकाश संश्लेषण दोस्तों वो प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे अपने लिए भोजन बनाते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वो अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण पर शोध करने के लिए जो नोबेल मिला था वो मेल्विन केल्विन को मिला था। तो आप अपना सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
और जो दोस्तों फंक हैं, इन्होंने विटामिन्स की खोज की थी। जगदीश चंद्र बोस ये भारतीय वैज्ञानिक हैं, इन्होंने कैस्कोग्राफ, जिससे पौधों की वृद्धि को नापते हैं, यंत्र का विकास किया था। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार नमन इन महान वैज्ञानिक को। 15 क्वेश्चन आपके लिए। निम्न में अदिश राशि है, 4 ऑप्शन, विस्थापन, वेग, समय या त्वरण। आप अपना आंसर टिक कर लीजिए। तो दोस्तों ऐसी राशि जो सिर्फ परिमाण से व्यक्त की जाए वो कहलाती है अदिश राशि, और जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा का होना अनिवार्य है, ऐसी राशियां कहलाती हैं सदिश राशियां। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सी राशि जो है वो अदिश है। तो दोस्तों जो समय है वो आपकी अदिश राशि है, क्योंकि यदि आप समय को लिखते भी होगे तो 1 आवर, इसमें डायरेक्शन थोड़ी बताते हैं। जो आपका विस्थापन होता है वो एक निश्चित दिशा में किन्हीं भी 2 बिंदुओं के मध्य चली गई न्यूनतम दूरी होती है, और जो त्वरण होता है वो वेग परिवर्तन की दर, और वेग जो है वो विस्थापन परिवर्तन की दर होता है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्वनि तरंग यात्रा नहीं कर सकती हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने, वायु में, निर्वात में, पारा में या फिर जल में। आप अपना आंसर टिक कर लीजिए। ये दोस्तों ध्वनि तरंग का डायग्राम है, ये ऐसे गमन करती हैं, और ध्वनि तरंगें जो है वो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगें वो तरंगें होती हैं जिनमें माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा में गति करते हैं। आप देख भी रहे होंगे कि इस दिशा में तरंग जो है संचरित हो रही है, तो माध्यम के कण ऐसे ऐसे इस दिशा में आगे बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों जो ध्वनि की तरंग है वो निर्वात में गमन नहीं करती है। वो इसलिए क्योंकि अनुदैर्घ्य तरंगों को संपीड़न विरलन के लिए माध्यम की जरूरत होती है, और जब माध्यम ही नहीं होगा तो तरंगों में संपीड़न और विरलन भी नहीं होगा। इस वजह से ध्वनि तरंगें निर्वात में गमन नहीं कर सकती हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने। जल में घुलनशील विटामिन है। ऑप्शन है 4 आपके सामने, विटामिन ए, बी, के, या विटामिन ए, डी, ई, के, या फिर विटामिन बी, सी, डी, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ये इतने टाइप के विटामिन होते हैं। तो दोस्तों आपको बताना है जो जल में घुलनशील विटामिन हैं वो कौन से होते हैं। आप अपना आंसर टिक कर लीजिए। तो दोस्तों केवल 2 ही विटामिन है जो जल में घुलनशील हैं, वो बी और सी, और बाकी जितने भी विटामिन हैं ए, डी, ई और के, ये चारों के चारों वसा में घुलनशील हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन आपके सामने। हैलोजन में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन है। 4 ऑप्शन आपके सामने, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। ये दोस्तों आवर्त सारणी है। आवर्त सारणी में जो है वो 18 वर्ग होते हैं। ये जो आपको खड़े स्तंभ टाइप के दिख रहे हैं इन्हें वर्ग कहते हैं, गिन लीजिए आप 18 होंगे। और जो लेटिन पंक्तियां दिख रही हैं इन्हें आवर्त कहते हैं। 7 आवर्त होते हैं। इन आवर्तों को रो या पंक्ति भी बोलते हैं, और जो वर्ग हैं इनको स्तंभ या कॉलम भी बोलते हैं। तो दोस्तों जो हैलोजन है वो 17वें वर्ग में रखे गए हैं। वैसे तो ये चारों हैलोजन्स हैं और ये प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, लेकिन इनमें भी सबसे प्रबल ऑक्सीकारक आपको बताना है। तो दोस्तों इन चारों में या इन सभी हैलोजन्स में सबसे प्रबल जो ऑक्सीकारक होता है वो फ्लोरीन होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
19वां क्वेश्चन, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, उत्तल, अवतल या उत्तल अवतल दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपने बाइक या 4 व्हीलर चलाई हुई होगी, तो जो साइड पीछे में देखने के लिए जो साइड मिरर लगे होते हैं वो किस दर्पण से बने होते हैं? उत्तल, अवतल या दोनों? आप अपना आंसर टिक कर लीजिए। ये चित्र साइड मिरर का है। तो दोस्तों जो साइड मिरर प्रयोग होते हैं वो उत्तल दर्पण होते हैं। वो इसलिए क्योंकि उत्तल दर्पण में जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रख दीजिए, उसका जो चित्र है, मान लीजिए ये तरंग प्रकाश की आ रही है, ये वक्त, तो हमेशा काल्पनिक वस्तु से छोटा और सीधा बनेगा। इस वजह से हमें जो है वस्तुओं को देखने में भ्रम नहीं होता। यदि हम उत्तल दर्पण की जगह अवतल रख दें तो अवतल दर्पण में कई स्थितियां ऐसी हैं जहां पर प्रतिबिंब उल्टा बनता है। तो जब यदि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो जो बाइक चला रहा होगा उसे प्रतिबिंब उल्टा देखेगा, तो उसे समझ में नहीं आएगा कि कौन सी गाड़ी कितनी दूरी पर है। यही कारण है दोस्तों कि जो साइड मिरर होते हैं उनमें उत्तल दर्पण लगे होते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की सीरीज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व होता है। ऑप्शन कम, ज्यादा, बराबर या 0। आप अपना आंसर टिक कर लीजिए। बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व की तुलना में कैसा होता है? तो दोस्तों जो बर्फ का घनत्व है वो पानी की तुलना में कम होता है। वो इसलिए क्योंकि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो दोस्तों जब भी हम पानी को बर्फ में बदलते हैं तो बर्फ के अंदर चारों एक छोटी सी रिक्ति बन जाती है, आपने देखा भी होगा। इस वजह से बर्फ का जो आयतन बढ़ जाता है। अब आयतन जैसे ही बढ़ेगा तो घनत्व जो है वो कम हो जाएगा। इस वजह से बर्फ का घनत्व जो जल से कम होता है। यही वजह है कि जब भी आप बर्फ को पानी में डालते हैं तो वो तैरने लगती है, क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व की तुलना में कम होता है। तो दोस्तों साइंस की सीरीज का तीसरा पार्ट आज समाप्त होता है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे, और यदि आप इन क्वेश्चन की PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल नवोदय क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।